अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा फिर। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची पर। दुनिया के 7वां बड़ा शहर और आबादी के लिहाज से 8वें नंबर पर यह शहर मुल्क की मईशत का 70% टैक्स अदा करने वाला शहर है। सीपोर्ट हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है। लेकिन अगर इसकी हालत की बात की जाए तो वो सब आपके सामने है। जितना बड़ा शहर है इतने बड़े मसाइल हैं इसके। गटर उबल रहे हैं, गलों को भरने वाला कोई नहीं, आए दिन ट्रैफिक जैम रहती है, बिजली गायब है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी इवन हमें कोई नजर नहीं आता। कहाँ पे जाता है, बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, कहाँ किए जा रहे हैं ये भी नजर नहीं आता। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद चुगताई साहब, सीनियर सहाफी तज्ज़ियाकार हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन खालिद साहब, MPA MQM रुकन सिंध असेंबली, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे शहजाद साहब ये है, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में बोला, इतनी वैल्यू इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी की, मेट्रोपॉलिटन सिटी की, और उसका ये हाल जो सबके सामने है, क्या कहेंगे उसको? जो नादरा के नए अदाद-ओ-शुमार आए उसमें कराची की आबादी 3.25 करोड़ हो गई। अच्छा, और अगर आप सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो कायम अली शाह ने कहा था कि 2 करोड़ और 20 लाख 22 लाख उन्होंने कहा था। तो अब सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारी जो आबादी है, कराची दुनिया का इस वक्त छठा, आबादी के लिहाज से छठा सबसे बड़ा शहर है और मेगा सिटी है। और एशिया के जो 2-3 बड़े शहर हैं, बम्बई है, कलकत्ता है, उसके बाद कराची का नंबर है। तो उसी हिसाब से कराची पर जो है तवज्जो होनी चाहिए गवर्नमेंट्स की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, और फिर उसके साथ जो इदारे हैं और जो लोग हैं, जो शहरी हैं और जो पॉलिटिकल जमातें हैं, उनको भी उसी हिसाब से जिम्मेदारी का गुजारा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ये शहर जो है ना, जो नाजिम थे मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने एक इदारा कह लें उसको, या एक ग्रुप कह लें, या एक डिपार्टमेंट कह लें, बनाया था। वो था कि आई ओन कराची। तो अब कराची की बदकिस्मती ये है कि ये ऐसा शहर है कि इसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है, इसको फेडरल गवर्नमेंट ओन करने के लिए तैयार नहीं है, इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन करने के लिए तैयार नहीं है, इसको जो कराची के इदारे हैं, DMC है, वो भी इसको ओन कर। उसमें देखें, बुनियादी मसला ये है कि जब आप लोग, यानी कि जो दुनिया भर में, अगर बंबई की बात करें, एशिया की अगर हम बात करें तो एक लोकल सिस्टम होता है और उसमें लोकल लोग होते हैं। तो जब आप लोकल लोगों को लोकल निजाम में नहीं लेके आएंगे, अब कराची में जो लोग हैं, जो लोग DMC में बैठे हुए हैं, जो हमारे कमिश्नर हैं, जो हमारे ये 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, वो उनका कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनकी कोई कराची दिलचस्पी नहीं है, उनकी कराची में कोई उनका स्टेक नहीं है। राय जान लेते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि शहजाद साहब की बड़ी वसअत नजर है, इन्होंने कई अरसा जो है, कई दिहाइयां सिर्फ इसी पर रिपोर्टिंग की है, बल्दियाती मसाइल के ऊपर, तो इसलिए ये आपके साथ है और इसीलिए हमने प्रोग्राम में इनको बुलाया ताकि ये अच्छा तज्जिया दे सके। सर, मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं कराची इंतजामिया एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है, लेकिन जब फंड की कमी की बात करती है, जब दोहराने की बात होती है, शाइयों की बात होती है, तो आवाम तो बेचारी महरूम ही रह जाती है, और खादिम जो है और ये जो हमारे लीडरान है, ये तो बड़े पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया और चुगताई साहब हमारे साथ बैठे हैं और सीनियर तज्जिया निगार हैं। इन्होंने जो एक बात कही कि आबादी की, आज शहर की आबादी कितनी है, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं। 1971-2 में 32 लाख की आबादी थी और उसी की बुनियाद पर वसाइल कराची को दिए जाते थे। कराची के अंदर जो पानी का कोटा है वो 1972 में जो था, आज भी वही है जब 32 लाख की आबादी थी। आज खुद जो लोग हैं, नादरा है, गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि 2.5 करोड़ और नादरा के मुताबिक 3.25 करोड़ की आबादी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि दीगर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें कितने वसाइल की कमी आई होगी। सबसे पहली बात तो ये कि वसाइल की कमी हो गई है, आबादी बढ़ गई है और शहर के अंदर नए शहर बनाए जा रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए नहीं है, कोई देखभाल करने वाला। हम भी तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है। देखें ना, 8 साल हो गए बल्दियाती निजाम को खत्म हुए हुए, खुदा करके
कोर्ट की हिदायत पर जो बल्दियाती सिस्टम नाफिज हुआ, इलेक्शन हुए, अभी तक बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए गए। 6 महीने से ज्यादा इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर रही, कोई ना कोई एरर करके डिले टैक्टिस किया जा रहा है। तो ये वो अवामिल है जिससे ये जाहिर होता है कि कराची को, देखिए वसाइल की कमी का होना एक अलग बात है, लेकिन जो भी वसाइल हैं उसका सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। डीएमसीज में जैसा चौधरी साहब ने कहा कि ऐसे लोग आकर बैठे हुए हैं जिनका कराची से कोई हमदर्दी नहीं है, जो पैसे अगर मौजूद भी हैं किसी डीएमसीज में तो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर डीएमसी के जो निगरां हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एमसीज हैं, अगर वो लोग सही देंगे तो जो निचला तबका है, निचला अफसर है, वो भी सही काम नहीं कर रहा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। जो सैफ साहब, आपको मैं कट कर रही हूँ, क्या आपने वो वाली खबर सुनी है जिसमें कमिश्नर कराची की बात की गई है, आसिफ हैदर साहब की? क्या आपके नजर से गुजरी है वो खबर? जी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक दिन पहले मैं अपने जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा इजहारुल हसन भाई के साथ हमने मुलाकात की कमिश्नर कराची से। हटा दिया गया ये लगता है शायद इसीलिए हटाया गया हो कि उन्होंने शायद एक दिन पहले हम लोगों से मुलाकात की। जी, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इत्ला है। हमारी बदकिस्मती यही है कि शायद सही लोगों को काम करने नहीं दिया जाता है, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। देखें, मैं अगर बिलोंग करता हूं एमकेएम से तो जरूरी नहीं है कि मैं गलत हूं, अगर उनका ताल्लुक भी किसी से है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत है, लेकिन एक सही अफसर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बिल्कुल कंडम करता हूं जो चीजें सामने आ रही हैं मीडिया के जरिए, और अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। अफसरान को अख्तियारात होनी चाहिए अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करने का। हमें वो बेहतर अफसर लगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ बेहतर आदमी कोई भी आता है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। सियासतदान हो या जो भी अच्छा काम करना चाहे उसको नहीं करने दिया जाता। ठीक है, हमारे साथ इससे टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख साहब ने। एक जिले की सूरत हाल तो हम इनसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के शहर के जनरली मसाइल के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि केएमसी हो, सिंध गवर्नमेंट हो, आपस में जो है ये लोग लड़ते नजर आते हैं, एक दूसरे पे मसाइल और बयानात देते हुए नजर आते हैं, सारे इदारे एक दूसरे के ऊपर मलबा डालते हैं। कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, आवाम की समझ में नहीं आ रहा। रहमतुल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया उनसे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो सके। तो मैंने उनसे कोशिश की पूछने की कि हम एटलीस्ट उस जिले के मिसाल पूछ सके। खैर, आप कंटिन्यू कर रहे थे, तो आप बताइएगा शहजाद साहब, जैसे कि सैयद साहब ने कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तब्दील हो चुका है। 32 लाख की तकरीबन आपने आबादी बताई थी। पानी में पानी का जो निजाम था वो आज तक चल रहा है। तो सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो केएमसी ये गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग डिवीजन क्या कर रहा होता है ये सब? देखें, कराची का अलमिया ये है कि कराची को, मैंने आपसे अर्ज किया कि कराची को ना फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन करती है। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है तो वो बजट 800 अरब रुपए का आएगा। ठीक है। अच्छा, अब उस 800 अरब रुपए के बजट में कराची को मिलेंगे 2 अरब रुपए। अच्छा, वैसे दिखाने के लिए नुमाइशी तौर पे वो उसमें रख देंगे, जैसे कि पिछले साल उन्होंने 42 अरब रुपए रखे थे और वो रखे के रखे रह गए थे। इस तरीके से कुछ 75 अरब और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के रखे गए थे कराची के लिए, वो खर्च ही नहीं हुए। तो टोटल जो केएमसी को जो पैसे मिलते हैं ना, वो 2 अरब रुपए मिलते हैं, बस वही होते हैं, और वो केएमसी में सारे एडवांस अदायगियां और गड़बड़ की नजर हो जाते हैं। कोई कराची में देखें, एक मुद्दत से कराची में कोई फ्लाईओवर नहीं बना, एक मुद्दत कराची की सड़कें सारी, आप सदर जाएं, सदर खंडर बन गया है, और कहीं भी जाएं आप सड़कों का बुरा हाल है, और जहां सड़क टूटी हुई है उस सड़क को बनाने वाला कोई नहीं है। ये हाल कराची का, कम से कम मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी जिंदगी गुजरी और का हाल तो हमने भी देखा, ये हाल मैंने नहीं देखा। मैंने ये हाल नहीं देखा कराची की सड़कों का जो इस वक्त हाल है, जो सीवरेज का हाल है। सीवरेज इतना बर्बाद है, सीवरेज का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, पानी जो है अवेलेबल नहीं है। तो बिजली बहरहाल ये कह सकते हैं कि बिजली कुछ भी हाल पे अगर बात करने से पहले एक ट्रैफिक का बताएं, ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो सकती है? ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है ना।
ट्रैफिक पुलिस आए दिन जो गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं उनका क्या होगा? देखें, गाड़ियां तो आपकी कराची में 28 लाख हो गई ना, ठीक है, 28 लाख गाड़ियां कराची में इस वक्त। और अब जैसे कल टैंकर वालों ने हड़ताल की थी, तो ये 8000 टैंकर हैं, लेकिन इसमें से एक टैंकर भी कराची में रजिस्टर्ड नहीं है, ये बलूचिस्तान में रजिस्टर कराते हैं और चलाते कराची। तो इस तरीके से कराची में जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो कराची की गाड़ियां 28 लाख हैं, लेकिन उसके अलावा भी और सूबों से और दूसरे शहरों से गाड़ियां यहाँ आती हैं। अब पिछले दिनों ये फैसला हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस में 6000, उन्होंने कहा था कि 6000 कांस्टेबल हम मजीद भर्ती करेंगे। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस में मजीद भर्ती की जरूरत नहीं है। नहीं है, सुन लें आप, नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं कर रहा हूँ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे से ज्वाइन किया हुआ था नारायण साहब ने, ADIG ट्रैफिक है, वो हम उनसे पूछ लेते हैं कि उन लोगों को कितनी जरूरत है पुलिस में भर्तियों की और के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नारायण साहब मुझे ये बताइएगा कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं मतलब पूरे ओवरऑल मसाइल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कराची के, और हमने ट्रैफिक को भी लिया इसके अंदर, इसीलिए आपको टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी। ताकि सर ये बताएं, इस जो बेहंगम ट्रैफिक कराची में नजर आती है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। कंट्रोल तो हम कर रहे हैं जिन कम मसाइल में और कम लॉजिस्टिक उसमें, मगर इसमें मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। पहले जो साहब हमारे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार है मेरे साथ। जी जी जी, मैं बिल्कुल ये सुन रहा था कि 28 लाख नहीं है। मैं इनको बताता चलूं कि 45 लाख 4.5 मिलियन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है एक अंदाजे के हिसाब से एक्साइज एंड टैक्सेशन की, और तकरीबन इतनी गाड़ियां बाहर से आती हैं जो दूसरे नंबर प्लेट की होती हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास कराची में तमाम रोडों पे 70-80 लाख गाड़ियां मूव कर रही होती हैं एक नॉर्मल डे। तो अगर कहीं कोई कंजेशन आ जाती है, जिस तरह कल आई है वाटर टैंकर वालों ने जो किया था वहां पे, तो समझे कि ये बर्डन ट्रिपल डबल हो जाता है। मगर इस कम मैन पावर के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं, बल्कि काफी हद तक हमारी कोशिश रंग ले आती है कि हम मूवमेंट ट्रैफिक का चलाते रहते हैं। बाकी ये है कि बिल्कुल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। 6000 जो इन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये डिजाइन किया गया है कि कितने ट्रैफिक के वॉल्यूम को देखते हुए लोगों की गाड़ियों को डेली बेसिस पे 908 गाड़ियां रजिस्टर्ड होकर रोड पे आ रही हैं कराची में। तो ये तमाम चीजें देखते हुए, रोडों की डिजाइन देखते हुए, ओवरहेड ब्रिजेस देखते हुए, ये नफरी फिर भी कम है, लेकिन वक्त जरूरत अगर हमें इतनी मिल जाती है तो हम इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा तारिक साहब, मुझे एक सवाल और भी आपसे ये पूछना था कि ये तो डिस्कशन होगी कि ट्रैफिक पुलिस में एहलकार चाहिए कि नहीं चाहिए। कल हमने दौरा किया था मुख्तलिफ शाहराओं का, और वहां हमने देखा कि जब रात में ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो नजर आए तो चंद ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी, लेकिन कुछ इंतहाई सेंसिटिव एरिया ऐसे थे जिसमें सिर्फ उन्होंने वो येलो जैकेट्स जो ट्रैफिक पुलिस वालों की होती है वही पहनी हुई थी, फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी। और कल कराची शहर पूरा बाहर निकला हुआ था, फंसा हुआ था सड़कों पे। हेलो जी जी तारिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपना सवाल आपसे। मैंने कहा कल हम दौरा कर रहे थे मुख्तलिफ शाहराओं का, हमने सारे कराची शहर का दौरा किया जब ट्रैफिक जैम थी। तो कुछ शाहराओं पे जहां हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आए रात में जब ट्रैफिक खुली है और ये टैंकर माफिया ने अपने ये जो हड़ताल बंद की है, उसके बाद जो ट्रैफिक एहलकार नजर आए उन्होंने चंद एक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। कुछ सेंसिटिव एरियाज में ट्रैफिक पुलिस एहलकार बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट्स के क्यों मौजूद थे, जबकि पूरा शहर बाहर था, कोई भी वारदात हो सकती है, आपको पता? देखिए जी, पहले भी वजाहत की जा चुकी है मीडिया पे, वक्त आपके चैनल पे भी हम बता देते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है जो हमें दी गई हैं, क्योंकि 1 साल पहले या 6 महीने पहले से हमारे पास तस्वर नहीं था, लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स आने लगी और ट्रैफिक एहलकार शहीद होने लगे तो कुछ जैकेट्स जो हमने डिमांड की थी पर्टिकुलर डिपार्ट से जो हमारे यूनिट पुलिस का है, तो उन्होंने हमें 300-400 जैकेट्स दी थी जो थोड़ा सा वजनी थी, यानी हैवी थी। और प्लस हमारी जो टोटल ऑपरेशन नफरी है जो रोडों में काम कर रही होती है वो 3000 के करीब है। तो हम इसको शिफ्ट वाइज देते हैं और खासतौर पर उन पॉइंट्स पे हम अपना जैकेट्स वाले एहलकार रखते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। बाकी अदरवाइज ये जो रेड एरिया जोन है या कंट्रोलमेंट के इलाके है वहां पे थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। आगे काफी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, रमजान मुबारक बहुत करीब है और आप मुझे वहाँ का सिक्योरिटी बता दें, आप लोग क्या लाए अमल जो के लिए तैयार कर रहे हैं रमजान मुबारक के लिए? बिल्कुल जी, हमारा हर साल की तरह हमने ये एक प्रोग्राम मुरतब किया है और तमाम बिल्डिंग अथॉरिटीज जो भी शॉपिंग एरियाज हैं या प्लस जहां बड़ी बड़ी मसाजिद हैं या मदरसे हैं, तमाम लोगों से हमारी जो है 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने विजिलेंट हैं। हम यहाँ पे नफरी के हवाले से भी हमने बात की है, जो हमें मिल जाएगी, इक्विपमेंट भी मिल जाएंगे क्योंकि खास प्रॉब्लम्स आती है। अक्सर लोग इबादतों के लिए जाते हैं मसाजिद में, तरावियां पढ़ने जाते हैं या खासतौर पर
آخری 10-15 دن رمضان کی جو ہوتے ہیں، جو شاپنگ ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے پارکنگ کو بھی ڈیزائن کیا ہے کہ گاڑیاں کہاں کھڑی ہوں گی، اور اس کے علاوہ آؤٹ ایگزٹ دونوں طرف ہم نے ڈیزائن کیا ہے. کچھ لوکل ایسوسیشن جو مارکیٹ ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے، جو پارکنگ اسپیس بند تھے ہم نے انتظامیہ سے دیکھے وہ بھی کھلوائے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر نورانی صاحب، ADIG ٹریفک ہمارے ساتھ. سر ٹائم بہت کم ہے، مجھے کمرشل ایک بریک لینی ہے، سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آج ہم نورانی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے سیف صاحب، اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے نیا پلان بھی بنا لیا رمضان کا. اس کے علاوہ وہ جتنی نفری ہے اس کے مطابق کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، نورانی صاحب نے جو ذکر کیا میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کراچی کے سسٹم کو چلانے کے لیے کراچی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 2.5-3 کروڑ کی یہ آبادی ہے. اس سے پہلے بھی جس طریقے سے جب بلدیاتی نمائندے تھے MQM کے متحدہ قومی موومنٹ تھے، تو ہم نچلی سطح تک لوگوں کو انوالو کرتے تھے چیزوں میں. اب یہ ٹریفک کی انہوں نے بات کی، ٹریفک یہ بھلے 10,000 12,000 15,000 اور نوکریاں دے دیں، لیکن کنٹرول نہیں ہونا. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سٹی وارڈن کا نظام جو لایا گیا، میں نے خود سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ وہ سٹی وارڈن کے نوجوان لڑکے جو ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کیا کرتے تھے. اس کو سیاسی بنیاد پر جو ہے اس کو کنڈم کیا گیا، اس کو بیک کیا گیا. کیا ان کے اوپر حملے نہیں ہوئے؟ کیا سٹی وارڈن کے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ اگر آپ ڈر جائیں گے، آپ اپنی ڈیوٹی کو اپنے سیف کی بنیاد پہ کریں گے، تو آپ ڈیوٹی کیسے کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے، جو بھی ادارے ہیں، میں پولیس کے اداروں، وہ اپنا کام کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. جب تک آپ صحیح راستے پہ اداروں کو نہیں ڈالیں گے، آپ کی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وسائل کی کمی یہ ہوتی ہے، لیکن جو بھی وسائل ہے اس کا استعمال صحیح کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ آف سندھ کو دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے وسائل کی کمی ہے، لیکن ابھی پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. 15 دن رہ گیا ہے یہ بجٹ آنے میں، ان کو خرچ کرنے کے لیے پریشان ہے، لیکن بغض مافیا میں سیاسی اختلافات میں تعصب کی بنیاد پر وہ پیسے نہیں دیں گے. ورنہ اگر صحیح لوگوں کو استعمال کر کے اگر اداروں کو چلائیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کو حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں. تو کیسے ہم سے یہ بتائیے گا، ہم سڑکوں کے حال کی بات کریں، ہم نے انفراسٹرکچر پہ بات کی. کراچی کی سڑکوں کا حال اس وقت دیکھیں، سڑکیں تو چھوڑ ہی دیں، پل کا حال دیکھ لیں. 2 دن سے پل میں شراب پڑے جا رہے ہیں، اور یہ کئی سالوں سے پڑ رہے ہیں، پھر بھی وہ پل چل رہا ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ یہاں کوئی چیز صحیح ہوتی نہیں ہے. دیکھیں، وہ جو ڈگ روڈ کا پل ہے وہ بنا غلط تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ غلط تھی، اور جب وہ بن رہا تھا جب بھی اعتراضات کیے گئے تھے. اچھا، اس میں مجھے یاد ہے کہ رپورٹ بھی آئی تھی کہ ناقص مٹیریل جو ہے وہ یوز کیا گیا. نہیں، ناقص مٹیریل نہیں. یہ جو جام صادق پل تھا، تو اب جام صادق پل کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ مستقل جو ہے وہ اس میں شراب پڑ جاتا تھا. اچھا، اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس میں ایک دم جو ہے نا کریکس آ جاتے ہیں اس میں، جو اس کی روف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اس کو جو اس کی جو روف ڈالی، جو اس کی سڑک ہے، وہ زیادہ تھک نہیں ہے، مطلب وہ 4 انچ چوڑی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ ہیوی ٹریفک چلتا ہے، بسیں چلتی ہیں، منی بسیں چلتی ہیں، اس میں مستقل کریکس پڑ جاتے ہیں. اس طریقے سے جام صادق پل کا بھی یہی ایشو تھا کہ اس پر ٹراول چلتے تھے اور اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں. تو جام صادق پل کا انہوں نے پھر ایک پلان بنایا، اور وہ کہا کہ اس کی پوری سرفیس جو ہے یہ ہٹا کر اور دوبارہ جو 6 انچ کی سرفیس جو ہے ڈالی جائے. تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ اچھا، یہ جو ڈگ روڈ کا پل ہے یہ تو ویسے بنا ہوا ہی غلط ہے. اس کو تو مشرف صاحب نے، مجھے یاد ہے گورنر ہاؤس میں ایک پروگرام تھا، تو اس میں باقاعدہ مشرف صاحب نے اس کو بڑی تنقید کی تھی جب وہ صدر تھے، اور انہوں نے یہ آرڈر کیے تھے کہ بھئی اس کو گرا دیا جائے، لیکن اب پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں گرایا گیا. تو میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کراچی میں ٹرانسپورٹ کا بنیادی ایشو یہ بن رہا ہے اس وقت کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ ساری پیک ہو گئی ہیں، اور سڑکوں پہ گنجائش، ٹریفک اتنا ہو گیا کہ گنجائش ختم ہو گئی ہے. اور ان کو تبھی تو ماس ٹرانزٹ کے منصوبے کی بات کی جاتی ہے، تبھی کہا جاتا ہے ریل کو چلایا جائے، تبھی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. وہ سب کہاں ہوتی ہے؟ اس میں بھی کرپشن آ جاتی ہے، وہ بھی بند ہو جاتی ہے. نہیں، وہ تو آپ کی گرین لائن بن رہی ہے نا، گرین لائن بن رہی ہے، اور ایک سرجانی سے ٹھیک ہے، وہ تم نے دیکھ لیا، وہ سارے چیزیں نواز شریف صاحب آئے تھے اس کے لیے، اور تک وہ بن رہی ہے یلو لائن، اور پھر آگے جو ہے گرین لائن بن رہی ہے. لیکن یہ جو میٹرو بس ہے یا
ग्रीन लाइन है, ये ट्रैफिक के मसले का हल नहीं है, और ये जो फ्लाई ओवर है ये ट्रैफिक के मसले का हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे जब फ्लाई ओवर बनना शुरू हुए तो दुनिया भर में फ्लाई ओवर को रिजेक्ट कर दिया गया, फ्लाई ओवर टूटना शुरू हुए। वजह ये कि ये इन्वायरमेंट के लिए हैजर्ड है, इसके पोल्यूशन डेवलप होती है। अच्छा, इन्वायरमेंट वाले भी इसको पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं कि जो बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होना चाहिए और सड़क पे ग्रीनरी होनी चाहिए और आइलैंड होना चाहिए और क्या कहते हैं दरख्त होने चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लाईओवर जो है वो मौजूद नहीं है। तो फ्लाईओवर जो है वो फ्लाईओवर की जगह अगर अंडरपास बनाए जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर है, वो बेहतर है। यानी कि अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आप सजेशन ये दे रहे हैं कि अगर इतना फ्लो हो गया तो अंडरपासेस बनाए जाए। सर आपको लगता है अंडरपासेस बनेंगे? मलिर 15 का ब्रिज बनने में 4 साल लग गए, अभी उसमें कुछ और नई अल्ट्रेशन कर रहे हैं। यही सूरत हाल हमने हसन स्क्वायर के ब्रिज की देखी थी, जिसके अंदर अल्ट्रेशन करके यूनिवर्सिटी की रोड की तरफ मोड़ा गया उसको, तो आज दिन उस पर भी डेंट पड़ जाते हैं, वो भी बैठ जाता है। लेकिन जो बात आप कर रही हैं यकीनन मैं समझता हूं उसकी सबसे बड़ी वजह है करप्शन। जो पैसे देकर चीजों को पास कराया जाता है, वरना अगर फर्ज करें कि कोई एरर है, सिविल जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं या जो लोग देखभाल करने वाले हैं उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उनको लेटर लिखना चाहिए। आज तक कौन से सिविल इंजीनियर, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि मैं जिस जगह पे रहता हूं मेन शाहराए औरंगी है, एक गटर का ढक्कन मेरे ख्याल में 5 साल हो गए हैं, उस गटर मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, मैं नहीं दिखाता हूं, वहां पे दरख्त मैंने लगा दिया है ऐसे करके 20 शाहरा पे कह रहा हूं मैं, 20 शाहराए औरंगी पे, और खतरा है, लोगों को जान को खतरा है। लेकिन आज तक किसी सिविल इंजीनियर ने सब इंजीनियर को ने निशानदेही नहीं की, उस यूसी में कोई तैनात भी होगा। आज के प्रोग्राम के लिए हमने स्पेशली कोशिश की कि कोई सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर जो कि सिविल इंजीनियर हो वो आए ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबने देखिए ना उसका काम क्या है। अगर बलदियाती नुमाइंदे नहीं है, अगर तो एक सिविल इंजीनियर या उसका सब इंजीनियर जो उस यूसी में तैनात है उस जगह के मसाइल को उजागर करे, लेटर लिखे। मैं चैलेंज करता हूं सिंध गवर्नमेंट में बलदियाती डीएमसीज को कि एक भी सिविल इंजीनियर सब इंजीनियर को दिखाएं कि उसने अपने लेटर अपने राइटिंग से ये लिखा हो कि सर ये सबसे बड़ा मसला है, इसको पहले हल किया जाए। तो बात यह है कि सही चीज की निशानदेही करना, अगर हम कोई चीज की निशानदेही करते हैं तो उसको सियासी बुनियाद बनाकर उस पर काम नहीं किया जाता। तो बड़े मसाइल हैं, चीजों को सही एंगल से देखने की जरूरत है। इससे मैं राय जान लेती हूँ, हमारा राब्ता बहाल हो गया एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट से रहमतुल्लाह शेख साहब से, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाह साहब, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वही रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये शहर आगे कैसे तरक्की करेगा, इस पे हमारी गुफ्तगू है। हम आप चाह रहे थे कि आप अपनी चीजें। आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज डिस्टर्ब है, अब क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो रहमतुल्लाह साहब मुझे ये बताइएगा, आज ईस्ट के हवाले से बताएं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से आपको क्या लगता है कौन कौन सी बेसिक मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हल उसका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? जी मेजर इशू तो इस वक्त जो आप भी देख रहे हैं मीडिया पे भी आ रहा है वो सफाई का है, सफाई का मेजर इशू है। और उसके साथ साथ जो लास्ट ईयर एक हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जानें चली गई थी, आजकल वो बड़ा मसला है जिससे बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। सफाई के साथ साथ हीट वेव, हीट स्ट्रोक, बाकी तो सब मामला हैं, सारे इश्यूज हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज के सारे मामला हैं, उन पे काम हो रहा है माशाल्लाह। और हीट स्ट्रोक के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगे हुए हैं, FRCSS सेंटर बनाए हुए हैं, टर्सरी हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया है, प्री इंतजामिया मुतहरिक है कि ऐसा न हो कि दोबारा जो है लास्ट ईयर की तरह कोई ऐसा दोबारा कोई इंसिडेंट हो, वाकया हो। राहत वाल सफाई का उससे आपने देखा है बल्दियात मिनिस्टर जाम खान साहब, CM साहब और कमिश्नर कराची खुद जो है ना वो एक्टिव है उससे, और पूरी इंतजामिया भी एक्टिव है सफाई के हवाले से। मुंतखब नुमाइंदों को साथ लेके वहाँ की जो निशानदेही कर रहे हैं, हम तो वैसे कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे इंक्रोचमेंट के हवाले से जहाँ पे सफाई। आपने इंक्रोचमेंट की बात की रहमतुल्लाह साहब, मुझे ये पूछा था बहादुराबाद के इर्द गिर्द देखें या हम ये देखेंगे कि रमजान आ रहा है, अब शॉपिंग शुरू हो जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे, तारिक रोड का एरिया है, वहाँ भी बेहंगम ट्रैफिक होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? उसके लिए भी एक बहुत बड़ी पिछले दिनों 2 या 3 मीटिंगें हुई हैं कमिश्नर साहब की सदारत में, मिनिस्टर बल्दियात की सदारत में, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के DIG साहब और IG पुलिस सब जो है ना वो बैठे हुए थे। बड़ा फैसला हुआ जिसमें जो है ना वो MPA हजरात भी थे
تو اس پہ انکروچمنٹ پہ جہاں جہاں پہ بھی ایسی مارکیٹیں ہیں جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں، جیسے سپوز کریں میری ڈی ایم سی کی بات ہو رہی ہو تو طارق روڈ ہے یا کچھ اور ایسی مارکیٹز ہیں جہاں پہ ڈالن وال ہے، جہاں پہ جو ہے نا ٹریفک کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹریفک مینجمنٹ کو آن موڈ لیا گیا ہے اور ہماری سٹی وارڈنس بھی اس پہ کام کریں گے. میری امپلائی بھی اس پہ جو ہے نا ڈیپوٹ کی گئی ہے. اچھا، اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سیف الدین خالد، ایم پی اے ہیں، رکن صوبائی اسمبلی سندھ کے، وہ بھی موجود ہیں اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. نہیں، رحمت صاحب نے جو ذکر کیا یقیناً اس میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، اور یقیناً ایم کیو ایم کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ اظہار الحسن بھائی، ان کے ساتھ جو ایم پی ایس تھے انہوں نے کافی نشاندہی کی ہے، اور اس میں یہ خاص کر کے کہا تھا کہ سٹی وارڈن کو آپ یوز کریں. تو اچھی بات ہے کہ رحمت صاحب نے ابھی ذکر مانا ہے اور اس کو یوز کر رہے ہیں، یوز کریں گے. بات یہ نہیں ہے کہ جتنا انہوں نے کہا، اللہ کرے کچھ لوگ اچھے ہیں، کام کرتے ہیں ضلع، اس کا مجھے نہیں پتا. جو بات میں نے کہی ہے، جو ایک نشاندہی کی ہے کہ ایک کام ہوتا ہے جو آپ بڑے بڑے کام پیسے بھی لگا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میں انسان ہوں، رات کو سونا ہے، صبح مجھے کنگھی بھی کرنا ہے، کپڑا بھی تبدیل کرنا ہے، مینٹیننس جس کو کہتے ہیں. تو اگر صرف مینٹیننس صحیح سے کر دیا جائے، کراچی شہر کا مینٹیننس کو درست کر دیا جائے جس میں پیسے کا زیادہ استعمال نہیں ہوگا، تو آپ یقین جانیں کہ کراچی میں جو پرابلم ہے وہ حل نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہی مینٹیننس ہو سکتا ہے جب آپ صحیح طور پر عوامی نمائندوں کو اختیارات دیں گے، کیونکہ انہی کو درد ہوگا، وہی مسائل. اگر ابھی میں ایک 10 فٹ کی پائپ سے پورا علاقہ جو ہے وہ سیوریج کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، بات سے کروں 10 فٹ کی پائپ سے جناب پورا علاقہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے پانی سے، اس کو درست کرانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دیگر دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. عوامی نمائندے جب موجود ہوں گے، جب بلدیاتی نمائندے موجود ہوں گے تو منٹوں میں گھنٹوں میں وہ کام ہو جایا کریں گے. تو یہ بلدیاتی اختیارات کی بات ہوگی نا. میں ایڈمنسٹریٹر صاحب سے یہ پوچھ رہی ہوں، رحمۃ اللہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی سیف صاحب بات کہہ رہے ہیں تو ان مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، میرے خیال میں سیف الدین خالد بھائی صاحب کی بھی باتیں درست ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں سے جو ہے نا منرف ہوں یا ان سے انکار کریں. بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. سیف الدین خالد صاحب ماشاءاللہ میرے خیال میں ویسٹ پہ رہتے ہیں اور وہاں کے ایڈمنسٹریٹر ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں. یہ خود جو ہے مسائل ایڈریس کرتے ہیں، تو ایڈمنسٹریٹر وہاں ویسٹ کے وہ ان کے ساتھ میں نے کافی مرتبہ آپ کی میڈیا کی توجہ سے میں نے دیکھا ہے، یہ خود جو ہے نا وہاں پہ جا کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں. رہا سوال مینٹیننس کا تو بالکل درست فرما رہے ہیں. واٹر بورڈ کے ایشوز کافی ہیں جو مختلف جگہوں پہ اچانک اکر ہوتے ہیں اور وہاں پرابلم ہوتا ہے. اس پہ بڑا کام ہوا ہے پچھلے دنوں. میرے خیال میں خالد بھائی کو بھی پتا ہوگا 1 ارب 30 کروڑ کے حوالے سے جو پیسے ڈی سیز کے تھرو جو ہے نا ڈیولپمنٹ پہ اور مینٹیننس پہ خرچ ہو رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اور میں نے خود جو ہے ان کے علاقے میں یا ایسٹ میں یا دوسری ڈسٹرکٹ میں میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہاں پہ پیچ ورک کا کام چل رہا ہے، سیوریج کا کام چل رہا ہے. بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. اور جس طرح سے ویسٹ ہے اسی طرح سے ایسٹ ہے. ایسٹ کے نمائندے، منتخب نمائندے، وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں. آج بھی میری آپ کے چینل بھی آپ کا میرے ساتھ تھا، وہاں پہ ہم تھے. تو UC 28 اور 29 کے جو منتخب نمائندے ان کو ساتھ لے کے ہم نے وزٹ کیا ہے. وہاں کے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل ایڈریس کر کے، لائٹ کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے. اگر کہیں سیوریج کا ایشو ہے تو واٹر بورڈ کے MD کے ساتھ بڑی کوآرڈینیشن رکھ کے، اور منتخب نمائندوں کو بھی کہا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو MD صاحب سے آپ بھی رابطہ کر لیں، ہم بھی کر لیتے ہیں. اور اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ایشوز جو ہے نا وہ جلدی حل کرائے جائیں. اکثر ہوتے ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں. بہت بڑا شہر ہے، پاپولیشن گروتھ جس طرح سے بڑھ رہی ہے، ہائی رائز بلڈنگ بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے پرابلم بہت ہوتے ہیں. اور ہم اور یہ مل کے انشاءاللہ کام کریں گے. بہت شکریہ رحمۃ اللہ شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جیسے رحمت صاحب کہہ رہے تھے، شہزاد صاحب آپ متفق ہیں، آپ واٹر بورڈ کی کارکردگی سے متفق ہیں؟ نہیں، بالکل میں متفق ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں شاہ صاحب، آپ متفق ہیں واٹر بورڈ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میگا سٹی ہے. 2.5 کروڑ جیسا چوپائے کا آدمی کا، یا 4 کروڑ، 4.25 کروڑ. بدقسمتی یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں کوئی تبدیلی، کوئی میگا پروجیکٹ، کوئی چیز آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ 4K کا منصوبہ کیا ہے؟ 4K منصوبہ جب اس میں کام شروع ہوگا تو ہم کہیں گے کہ 4K. یہ تو بس زبانی اور یہ چلا جا رہا ہے. اس کا روٹ چینج کر دیا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں.
नए शहर बनाने के इसमें वो देखें, अगर फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर कराची से बड़ी आबादी का एक शहर कराची के पानी कराची में नहीं है, आप वहां कैसे पानी देंगे? अभी जिक्र किया हाई राइज बिल्डिंगों का, अगर ट्रैफिक की आप बात करती हैं तो ये बिल्डिंग बनाने से पहले ट्रैफिक के इंतजाम करने चाहिए। तो ये जो मैंने बात की कि पूरा जो सिस्टम है, इदारे जो है, इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं, तबाह हो चुका है। अगर फिर मैं वही बात कहूंगा कि मुंतखब नुमाइंदों को, जिनको आप लोगों ने वोट दिया है, वो जब आएंगे, उनको इख्तियारात आप देंगे तो वो चीजों को दुरुस्त करने की कोशिशें करेंगे, सही एंगल पर चलाने की कोशिश। इख्तियारात देने का मामला आया, जब वो डेट आई तो फिर मुलतवी हो गया, 8 जून से आगे चला गया। जिम्मेदार है ये तो देखें, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन को जो लोग गलत रास्ते पे डाल रहे हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी गलत रास्ते पे चला जाता है। यकीनन आप देखें कि वो अगर 60 दिन को कहती है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं तो वो मुलतवी करते हैं, तो यकीनन कोई पीछे से चीजों को खराब करने की 15 जून तक की डेडलाइन है ना, ठीक है ना। तो देखें, अभी 24 मई को इलेक्शन होने वाले थे मेयर के, डिप्टी मेयर के, वो कैंसिल कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें, फैसला तो आ गया ना, मेरे ख्याल हाईकोर्ट का फैसला। जी हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके मुताबिक मुलतवी कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। ये देखें, ये नहीं, वो तो जो फैसला आ गया ना, वो जो उनका 4 से 88 सीटें रिजर्व सीट्स पर जो इलेक्शन होने वाले थे वो मुलतवी हो गए हैं गैर मुअय्यना मुद्दत। मेयर नहीं, लेकिन वो फैसला भी आ गया ना, वो फैसला तो आ गया ना कि ये जो आजाद, उन्होंने ये चैलेंज किया था ना कि आजाद उम्मीदवार जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला दिया। कौन से आजाद उम्मीदवार है? वो जो पीएसपी में चले गए आजाद उम्मीदवार हो गए? नहीं, पीएसपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कुछ यूसी से आपको पता है कि वहां गए हैं? नहीं, वो तो फ्लोर क्रॉसिंग गलत है, वो भी एक इशू है, वो बाद में बनेगा। वो तो जाहिर है कि अब वोट देंगे तो मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ही देंगे, अपनी आजाद हैसियत में दे सकते। तो जो इवन ये कि जो आजाद उम्मीदवार है उनको भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन करनी है। चुगताई साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो 6 माह गुजर गए हैं, इसके पीछे जो आहनी हाथ है, जो चीजों को डिले कर रहा है, उसके कुछ मकासद हैं। वो उसको हासिल करने में ये मकासद आपसे पूछती है। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया, लेते कमर्शियल ब्रेक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सैफ साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। जी सैफ साहब, आईनी हाथ का आप बता रहे थे और डिले टैक्टिक्स बता रहे थे। देखिए, जब डीएमसीज में, इदारों में सरबराहान को पैसे देकर तैनात किया जाए और नाम भी कहीं से आए कि भाई इन लोगों को दो, तो फिर वो सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने के लिए काम करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अब तो खैर इनके पास वक्त कम है, जितना डिले कर लें ये और जितनी कोशिशें कर लें, एक दिन बलदियाती नुमाइंदों को इख्तियारात इनको देना पड़ेगा। अभी जो आप पैसे मौजूद हैं, देखिए सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे मौजूद हैं और वो लक्ष्य होने की तरफ जा रहे हैं। अगर ये बलदियाती नुमाइंदे जब मुंतखब हुए थे दिसंबर में, अगर आप इनको इख्तियारात दे देते तो ये ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं काउंसिलर के, वो उनके पास मसाइल मौजूद हैं, उनके पास चूंकि वसाइल नहीं है वो काम नहीं कर पा रहे। तो आप ये सोचें कि वो लोग जो पैसे नहीं खर्च करना चाहते, गवर्नमेंट के पैसे हैं ना, आवाम के पैसे हैं, उनके टैक्सेस के पैसे हैं, वो लैप्स हो जाएंगे, वो जाया हो जाएंगे। आप शोर मचा रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, और इधर आप एक तरफ वसाइल को जो है वो डुबो रहे हैं, आप लोगों के मसाइल को हल नहीं कर रहे। और ये सिर्फ तासुब और सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर हो रहे हैं और कोई वजह नहीं है। या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जहां दूसरे सतह पर पीछे किया जा रहा है, वहां पर अवाम में खराब करने के लिए उसका अमेज जो है, उनको वसाइल नहीं दिए जा रहे। तो मैं समझता हूं, और आईनी हाथ कोई छुपे हुए नहीं है। जब आप दुबई में बैठकर या कहीं पर बैठकर आप मामलात को चलाएंगे और आप नीचे नहीं देखेंगे चीजों को कि कराची में क्या हो रहा है, यूसीज में क्या हो रहा है, कौन लोग सही काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि चीजें दुरुस्त होंगी। लेकिन कराची में तो आपका मैंडेट है और अगर यहाँ लोग काम करेंगे तो एमक्यूएम को शाबाशी मिलेगी।
نہیں تو کام جب کریں گے جب وسائل ہوں گے, جب موقع ملے گا, جب موقع ملے گا. آپ نے ابھی کہا ہے کہ موقع تو ملنے والا ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہم عوام کے درمیان ہیں. تو کہنے مقصد یہ نا ایک نہ ایک دن تو ان کو دینا پڑے گا. وہ جتنے بھی ڈیلے کر لیں. کس کے آرڈر پہ ہوگا؟ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اختیارات دیں گے؟ کس کے آرڈر پہ؟ اگر دنیا میں انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ لے تو اللہ اوپر بیٹھا ہے, اسباب پیدا کرنے والا ہے. وہ بہت ساری چیزیں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں, اس کے جوابات ملتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے ہیں چیزیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزوں کے جوابات بھی ملیں گے. اور متحدہ قومی موومنٹ کے پاس وسائل نہیں ہے, پھر بھی اس کے باوجود آج اس کے بلدیاتی نمائندے بھی, اس کے ایم پی ایز بھی عوام میں موجود رہ کر بغیر وسائل کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اپنی کوششیں وہ کر رہے ہیں ذاتی طور سے کریں. شہباز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 70% ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا تھا پروگرام کے, 70% ٹیکسز جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہیں کراچی شہر سے, اور ملتا نہیں ہے کچھ بھی, اور شہر بد سے بدترین ہوتا جا رہے ہیں اس کے حالات. تو 70% اگر ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے, گورنمنٹ بھی سوئی بھی ہے, تو وفاق بھی سوئی بھی ہے, اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. بھائی دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کراچی تو سونے کی چڑیا ہے نا, اور دودھ دینے والی گائے, تو اب اور گائے مر جائے گی تو پھر کیا ہوگا, یہ نہیں سوچتے؟ نہیں, وہ ان کو وہ تو دیکھیں, یہ جو کراچی میں آپریشن اعظم, یہ جو کراچی آپریشن چل رہا ہے, کراچی آپریشن شروع ہوا, اور یہ شروع کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا نا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کراچی سے ریونیو کم ہو گیا, تو پھر جو یہ 860 ارب روپے کا جو فوج کا بجٹ ہے یہ بھی افیکٹڈ ہوگا. یہ 860 ارب روپے کہاں سے آئیں گے, اور یہ جو 500 ارب روپے جو اس کے لیے دیے گئے ڈیٹ سروس کے لیے, اور یہ سرکولر ڈیٹ کے لیے اس کے بجلی کمپنیوں کو دیے گئے, وہ پتہ ہی لگا کہ 500 ارب روپے کیسے دیے گئے, کس کو دیے گئے. وہ بالکل یعنی کہ ڈیٹ تھے, اور وہ جو آئی پی پیز تھیں, جو پاور کمپنیاں تھیں, وہ بھی صبر کر کے بیٹھ گئی تھی کہ ہمارے 500 ارب روپے ڈوب گئے. وہ 500 ارب روپے گورنمنٹ نے نکالے اور اٹھا کے آج تک پتہ نہیں لگا انہوں نے پیمنٹ کیا. اب یہ 170 ارب کی اور 100 ارب کی اور 50 ارب کی جو میٹرو بن رہی ہیں, تو یہ پیسے بھی ظاہر ہے کہ کراچی سے جاتے ہیں نا, جو 70% ریونیو جاتا ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کراچی سے جو ریونیو ہے, سرکاری ریونیو جا رہا ہے, اس کے علاوہ کہ بہت یعنی کہ پاورفل سٹی ہے کراچی. یہ سمجھ لیں کہ 100 ارب ڈالر کا جو ہے نا کراچی, ٹوٹل ڈالر جو ہے نا, ویلتھ جو ہے نا کراچی سالانہ 100 ارب ڈالر کراچی کم از کم کماتا ہے, جنریٹ کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اور کیا کہتے ہیں پبلک سیکٹر, تو اور اس میں اور بھی بہت سارے یعنی کہ پیسے ہوتے ہیں, مطلب انڈر ورلڈ کا بھی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں سب یہ چلتا ہے نا, بلیک منی بھی ہوتی ہے, وائٹ بھی ہوتی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر باہر سے ہی پیسے آ رہے ہیں, باہر ڈالر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو یہ سارے. تو میرے کہنے مقصد یہ کہ کراچی بہت پاورفل سٹی ہے. تو وہ جب وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اگر کراچی سے یہ جو فلو ہے منی کا, یہ اگر رکا تو پھر تو پورے ملک جو ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گائے مر گئی تو پھر بچے تو ویسے ہی بھوکے مر جائیں گے, دودھ نہیں ملے گا ان کو. تو پھر انہوں نے پھر یہ کراچی آپریشن جو شروع کیا گیا, اور جو لائن آرڈر مینٹین کیا گیا, اور ٹارگٹ کلنگ, دہشت گردی, بم دھماکے جو بند کیے گئے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھئی کراچی سے ریونیو جنریٹر ہوتا. انہوں نے جو دھرنا دیا تھا ایک دفعہ جب الطاف بھائی کا گرفتاری کا مسئلہ ہوا تھا, تو وہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا. وہ یہ کہ وہ دھرنا خاص طور پہ ختم کرایا گیا, اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی گئی, کیونکہ جو راستہ تھا بندہ جا رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے کہنا مقصد یہ کہ کراچی میں لائن آرڈر کا جو ایشو ہے وہ مین ایشو ہے, وہ انہوں نے کور کر لیا. اب ان کو پرواہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, باقی جو عوام کے ساتھ ٹریفک جام ہے, سیوریج ابل رہا ہے, سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, روزانہ فلائی اوور ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اچھا, پھر اب کراچی میں الیکٹڈ لوگ موجود ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں اختیارات نہیں دیے جا رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ایک گورکھ دھندا بچھایا ہے, وہ ایسا بچھایا ہے کہ اگر آپ بلدیاتی نمائندوں کو پاور دے بھی دیے جاتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنا ایسا سسٹم بنا لیا کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر نہیں سکیں گے. اس طرح نہیں کر سکیں گے کہ کمشنر کو بٹھا دیا, ایڈمنسٹریٹر کو بٹھا دیا,
अच्छा डीएमसीएच के एडमिनिस्ट्रेटर होता है 19 ग्रेड का, उन्होंने 18 ग्रेड का कर दिया, एसयूजी का कर दिया। तो मतलब ये कि अब जो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, अच्छा फिर सारे महकमे उन्होंने डिस्कस कर दिए, केडीओ को अलग कर दिया है और तालीम का महकमा ले लिया, सेहत का महकमा ले लिया। ऐसा राय दे दे इसके ऊपर 70% जनरेट करने वाले कराची का हल क्या है? मैं समझता हूँ कि चुगताई साहब ने अपना जो तर्जिया पेश किया है बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें सिर्फ ये कहूंगा कि जितनी भी चीजें ये कर लें, जितनी भी खराबियां पैदा कर लें, इसको सही मानों में कराची के मुंतखब नुमाइंदे, कराची के रहने वाले ही दुरुस्त करेंगे, और वो बहुत करीब है इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वसाइल भी मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम छीन के अपने मसाइल हल करेगी। दूसरी बात, मैं एक चीज की निशानदेही करूंगा। देखें, सिंध गवर्नमेंट डिप्टी हाई कमिश्नर मेरे ख्याल में कैनेडियन, उन्होंने एक निशानदेही की कि आपको जो पैसे दिए आपने उसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया एजुकेशन में। जिस गवर्नमेंट की सतह ऐसी हो कि पैसे मौजूद हों इदारों में, चीजों को दुरुस्त करें और उसको इस्तेमाल न किया जाए, तो मैं समझता हूं कि जो लोग भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, जिनके इशारों पे पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं, उनको इन सब चीजों पे नजर दौड़ानी चाहिए और कुछ नेकी के भी काम करने चाहिए ताकि इन मसाइल का हल। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों में हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसी के साथ मुनीब अब्दुल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।